हेलो मित्रों, मैं मानवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं निर्माण एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे रक्त वाला जो टॉपिक है उससे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और आपके सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में रक्त परिसंचरण तंत्र में से सिर्फ 2 पॉइंट दिए हुए हैं। एक तो रक्त समूह वाला दिया हुआ है और एक RH कारक वाला दिया हुआ है। तो हम अभी चर्चा जो है वह सिर्फ रक्त समूह वाले टॉपिक पे एंड RH कारक वाले टॉपिक पे ही करेंगे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की अधिकतम संभावना रहेगी। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा कि हमें याद कैसे करना है, फिर इसके कुछ क्वेश्चन वगैरह देखेंगे जो कि पुराने पेपर में पूछे गए हैं। अब यहां पे देखिए, चर्चा करेंगे इसी पॉइंट में। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वह ब्लड ग्रुप के संबंध में रहेगा। तो हम अगर बात करते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में, तो ब्लड ग्रुप है, इसी को हिंदी में कहा जाता है रक्त समूह। क्या कहा जाता है? रक्त समूह। और रक्त समूह को याद रखने का सबसे इजी तरीका मैं आपको बताऊंगा ताकि तुरंत ही आपको याद हो जाए। जैसे कि मान लीजिए कि मैं रक्त समूह ज्ञात करने वाला कोई भी व्यक्ति हूं, मेरी खुद की एक लेबोरेटरी है और मेरे पास में एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि भाई साहब मेरा ब्लड चेक कीजिए, कौन सा इसका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, AB है या O है। पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ बाद में बढ़ेंगे। अभी उसने मुझे क्या कहा है कि देखो मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है, A है, B है, AB है या O है, कौन सा है। तो मैंने क्या किया, उससे ब्लड लिया है और ब्लड लेके उसके सिर्फ RBC वाला हिस्सा देखा, और RBC वाला हिस्सा अगर मैंने उसका देखा है तो उस पे मुझे यहाँ पे RBC पे कोई इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई दी। मान लीजिए कि यहाँ पे इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई दी, यहाँ पे और भी ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। तो मैंने इसका नाम रखा है कि ये जो मुझे स्ट्रक्चर दिखाई दी इसका नाम है एंटीजन। क्या नाम है? एंटीजन। और ये इस टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई दिए तो मैंने नाम दे दिया एंटीजन A है। और उस व्यक्ति को मैंने कहा कि देखो भाई साहब, आपकी RBC पे मुझे A एंटीजन दिखाई दे रहा है, अतः आपका ब्लड ग्रुप है वह A होगा। ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? A। फिर एक दूसरे व्यक्ति आया, उसने कहा कि भाई साहब मेरा भी ब्लड ग्रुप चेक कीजिए कौन सा है। तो मैंने भी उसका ब्लड लिया और ब्लड में से सिर्फ RBC वाला हिस्सा चेक किया। तो दूसरा व्यक्ति और आया, उसका भी मैंने ब्लड लिया और ब्लड में से RBC वाला हिस्सा चेक किया। ये इसकी RBC है, ये चेक की है, और उसकी RBC पे मुझे एंटीजन तो दिखाई दिया लेकिन अलग टाइप का एंटीजन दिखाई दिया, ऐसा दिखाई दिया। तो मैंने कह दिया कि यह एंटीजन B है, और उस व्यक्ति को मैंने ये कहा कि देखो भाई साहब, आपकी जो RBC है उस पे मुझे B एंटीजन दिखाई दे रहा है, अतः आपका जो ब्लड ग्रुप है वह होगा B। ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? B। फिर एक तीसरा व्यक्ति आया, उसने कहा मेरा भी ब्लड ग्रुप चेक कीजिए। तो उसकी भी हमने सिर्फ RBC वाला हिस्सा चेक किया, उसकी जो RBC है उस पे ऐसा A एंटीजन और B एंटीजन दोनों ही दिखाई दिए। ये मान लीजिए यहाँ पे उसकी RBC पे हमें A एंटीजन भी दिखाई दिया है और उसी की RBC पे हमें ये B एंटीजन भी दिखाई दिया, और दोनों एंटीजन दिखाई देने के कारण हमने उस व्यक्ति को कहा कि आपका जो ब्लड ग्रुप है वह होगा AB, क्योंकि आपके जो RBC उस पे A और B दोनों ही प्रकार के एंटीजन दिखाई दे रहे हैं। फिर चौथा व्यक्ति है, उसने कहा मेरा भी ब्लड ग्रुप चेक कीजिए। तो उसकी भी RBC वाला हिस्सा हमने चेक किया है, ये RBC, और उसकी RBC पे हमेशा कोई भी एंटीजन नहीं दिखाई दिया, और एंटीजन नहीं दिखाई देने के कारण हमने कहा कि आपका तो ब्लड ग्रुप है 0। 0 का मतलब कोई एंटीजन नहीं है, तो शुरुआत में इसे 0 ही कहा गया, लेकिन जब इनका नाम A B AB रखा गया तो 0 को बोल दिया गया O। 0 को क्या बोला गया? O बोला गया। O ब्लड ग्रुप का मतलब यह होता है कि इनकी RBC है, इस पे एंटीजन जो है वह इस प्रकार का कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। तो ये हमारा प्रथम पॉइंट है, और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो रक्त समूह हमने लिखा है A B AB तथा O, इसका निर्धारण किस आधार पे किया जाता है? इसका निर्धारण एंटीजन के आधार पे किया जाता है। जैसा हम एंटीजन देखते हैं वैसा ही रक्त समूह का नाम दे दिया गया है। पहला स्टेप हमें याद हो गया होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर चलते इससे आगे की ओर, और हमें कौन सा पॉइंट याद रखना है, इस एंटीजन के बारे में क्या क्या बिंदु याद रखने हैं। तो देखिए, एंटीजन के बारे में हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो यहां पे हमने लिखा है एंटीजन। एंटीजन, एंटीजन को हिंदी में भी एंटीजन करके ही याद रखना है। वैसे शुद्ध हिंदी में इसे कहा जाता है प्रतिजन, लेकिन प्रतिजन शब्द आजकल नहीं पूछा जाता, एंटीजन ही पूछा जाता है। अब इस एंटीजन के बारे में जानकारी देखिए। सबसे पहली जानकारी यह है, मैं आपको बता दूं, सबसे पहली जानकारी यह है कि यहाँ पे हमने देखा है कि एंटीजन जो होता है, ये एंटीजन ये कहां पर प्रेजेंट होता है? तो RBC की सतह जो होती है, सरफेस जो होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है।
दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है, ये एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं, तो यह सिर्फ दो ही प्रकार के होते हैं, ए प्रकार का होता है और बी प्रकार का होता है। इसका नाम तो ए बी इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों ही प्रेजेंट है, और इसका नाम ओ या जीरो इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो एंटीजन जो है वह सिर्फ दो प्रकार के हो सकते हैं, ए प्रकार का और बी प्रकार का, ये भी हम लिखेंगे। और एंटीजन को इसमें हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। तीसरा जो क्वेश्चन जो डायरेक्ट पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रक्त समूह का निर्धारण किस आधार पे किया जाता है, तो वैसे एंटीजन के आधार पे किया जाता है। जैसा एंटीजन देखा है वैसा ही रक्त समूह का नाम हमने दे दिया है। चौथा पॉइंट है, एंटीजन जो है वह मुख्य रूप से किससे बने होते हैं, पूछ ले जाए कि भाई साहब बताओ प्रोटीन से बने होते या वसा से बने होते, किससे बने होते, तो इसका आंसर देना है प्रोटीन। इसका जो मेन कंटेंट होता है वह क्या होता है, प्रोटीन होता है, या मुख्य घटक कौन सा होता है, प्रोटीन। तो चलो इसी के बारे में लिखेंगे, एंटीजन के बारे में लिखेंगे कि ये आरबीसी की सतह पर स्थित होते हैं, ये आरबीसी की सतह पर स्थित होते हैं, छोटी सी जानकारी हो गई। दूसरा पॉइंट है कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं और इनको कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, कैपिटल ए तथा कैपिटल बी। तीसरा पॉइंट जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कई बार कि रक्त समूह का निर्धारण या ब्लड ग्रुप जो है उसका निर्धारण किस आधार पर किया जाता है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे रक्त समूह का निर्धारण, रक्त समूह का निर्धारण एंटीजन के आधार पर ही किया जाता है, एंटीजन के आधार पर किया जाता है। फिर इसके बाद में है चौथा पॉइंट कि बताइए ये जो एंटीजन है इसका मुख्य घटक कौन सा है, मेन कंटेंट कौन सा है, मुख्य रूप से किससे बने होते हैं, तो इसका मुख्य घटक जो है वह प्रोटीन होता है। तो एक तो एंटीजन के बारे में चारों जानकारी हमें याद होनी चाहिए, और फिर इसके बाद में एक और पॉइंट देखेंगे एंटीबॉडी के बारे में क्या पॉइंट याद रखना है। तो देखो पहला स्टेप ये हमें याद रखना पड़ेगा, दूसरा ये याद रखना पड़ेगा, और तीसरा एंटीबॉडी के बारे में याद रखना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है। यानी कि ब्लड ग्रुप में हमें एक तो ये ध्यान रखना है कौन किससे ब्लड ले सकता है, कौन किससे ब्लड दे सकता है, किसी का ब्लड ए है तो क्यों होता है, किसी का ए पॉजिटिव है तो क्यों है, किसी का ए नेगेटिव है तो क्यों है। ये सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप हमारी क्लियर हो जाएगी, सिर्फ एक आधे एक घंटे का वीडियो वो आपको देखना है। तो देखिए एंटीजन के बारे में हमें पता चला, अब देखेंगे एंटीबॉडी के बारे में क्या पॉइंट हमें याद रखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें एंटीबॉडी, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे एंटीबॉडी। अब ये जो एंटीबॉडी जो होती है इसी को कहा जाता है हिंदी में भी एक तो नाम एंटीबॉडी ही याद रखना है, इसके अलावा और याद रखना है इसी को कहा जाता है प्रतिरक्षी, शुद्ध हिंदी में इसे प्रतिरक्षी कहा जाता है। लेकिन आपको ये नाम ज्यादा याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए वो इसी संबंध पूछे गए एंटीबॉडी करके। अब एंटीबॉडी संबंधित जानकारी देखना तो ऐसे याद रख सकते हैं कि ये हमारा ब्लड वेसल्स है, हमारी रक्त वाहिकाएं हैं, तो ये मान लीजिए हमारी रक्त वाहिका है ये वाली, इसमें रक्त वाहिका में ब्लड बह रहा है और ब्लड बहता है इसका मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा सभी बह रही है। इसमें जो हमने अभी देखा कि ये जैसे आरबीसी जो बह रही है, इस आरबीसी पे छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, यहाँ पे इनका नाम तो हमने दिया था एंटीजन। क्या नाम दिया था? एंटीजन। वैसा कैसा यहाँ पे हम देखेंगे तो छोटे छोटे अलग टाइप के और भी कण दिखाई देंगे, ये जैसे ऐसे कण दिखाई देंगे, और ये जो प्लाज्मा में पाए जाने वाले ये कण होते हैं इनको बोला जाता है एंटीबॉडी। क्या बोला जाता है मित्रों? एंटीबॉडी। अब इस एंटीबॉडी के बारे में कुछ पॉइंट सुनना। पहला पॉइंट है कि एंटीबॉडी कहां पर उपस्थित होती है, तो यह प्लाज्मा में उपस्थित होती है। दूसरा पॉइंट कितने प्रकार की होती है, तो यह दो प्रकार की होती है और इनको स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी ऐसे लिखा जाता है। तीसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि ये जो एंटीबॉडी है यह एंटीजन के विपरीत पाई जाती है। वास्तव में तो विपरीत नहीं होती, लेकिन लैंग्वेज में हमें याद रखना है। अब इसमें विपरीत का मतलब हमने क्या याद किया, तो हमने ऐसा याद किया कि जहां पे एंटीजन आरबीसी पे एंटीजन ए पाया जाता है उसी के ब्लड में जो एंटीबॉडी पाई गई है वैज्ञानिकों ने इसका नाम रखा है बी। क्या नाम रखा है? बी। उसको स्मॉल लेटर से लिखना है। और अगर मान लीजिए कि किसी के रक्त में यहां पे एंटीजन जो है वह बी पाया गया है, उसी के रक्त में जो एंटीबॉडी पाई जाएगी तो वैज्ञानिकों ने उसका नाम क्या रखा है?
ए रखा है, यानी कि हम कह सकते हैं ए का विपरीत बी और बी का विपरीत ए, ऐसे करके याद कर सकते हैं। याद रखने के हिसाब से हम ये लैंग्वेज यूज करेंगे। तीसरा पॉइंट देखो, किसी की अगर आरबीसी है उस पे ए तथा बी दोनों प्रकार की एंटीजन पाए गए हैं, तो उसी के ब्लड में हम देखेंगे तो यहाँ पे किसी प्रकार की कोई एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होती है। और चौथा पॉइंट हमें याद रखना है, किसी के ब्लड में अगर हम ऐसी आरबीसी देखते हैं जिसपे कोई एंटीजन नहीं है, इसका मतलब वह ओ ब्लड ग्रुप वाला है, और वो ओ ब्लड ग्रुप जिसका भी होता है इसका मतलब आरबीसी पे कोई एंटीजन नहीं और एंटीजन नहीं है, इसलिए इसके ब्लड में देखेंगे तो यहाँ पे ए प्रकार की एंटीबॉडी भी पाई जाती है और बी प्रकार की एंटीबॉडी भी पाई जाती है। वापस एक पॉइंट सुनना, जिसके रक्त में एंटीजन ए है उसी के ब्लड में एंटीबॉडी बी मिलेगी, जिसके ब्लड में एंटीजन बी है उसी के ब्लड में एंटीबॉडी ए मिलेगी, जिसके ब्लड में एंटीजन ए और बी दोनों हैं उसी के ब्लड में एंटीबॉडी बिल्कुल नहीं मिलती, और जिसके ब्लड में एंटीजन बिल्कुल नहीं है उसके ब्लड में एंटीबॉडी है वह ए भी पाई जाएगी और बी भी पाई जाएगी। ये जैसे से आगे बढ़ेंगे बहुत इजी लगने लगेगा, याद हो जाएगा। अब देखो इसी को हम वापस लेते हैं लैंग्वेज में, इसी को लेते हैं लैंग्वेज में। लैंग्वेज में पहला पॉइंट है कि ये एंटीबॉडी कहां पर पाई जाती है, तो अभी हमने देखा था प्लाज्मा में पाई जाती है। तो पहला पॉइंट है कि ये प्लाज्मा में पाई जाती है, ये प्लाज्मा में पाई जाती है या कह सकते हैं उपस्थित होती है। दूसरा पॉइंट है लिखेंगे कि कितने प्रकार की होती है, तो यह भी 2 प्रकार की होती है और इनको स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, स्मॉल ए तथा स्मॉल बी, 2 टाइप की हो गई। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि यह हमेशा एंटीबॉडी यह हमेशा एंटीजन के विपरीत पाई जाती है, ए का विपरीत बी और बी का विपरीत ए, सिर्फ याद करने के हिसाब से। तो लिखेंगे यह हमेशा एंटीजन के विपरीत पाई जाती है। और चौथा पॉइंट इसमें याद रखेंगे कि यह भी मुख्य रूप से किससे बनी होती है, यानी इसका भी मुख्य घटक क्या होता है, मेन कंटेंट क्या होता है, इसका भी मेन कंटेंट है वह होता है प्रोटीन। क्या होता है मित्रों, प्रोटीन होता है। ये 4 पॉइंट यहां से याद रखना है। अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे और इसी के आधार पर एक सारणी भी बनाएंगे और सारणी संबंधित पॉइंट हमें याद रखना है। अगर बात करें यहां इससे संबंधित सारणी बनाए, अभी हमने जो जानकारी ली उसी से संबंधित एक सारणी बनाएंगे। सारणी बहुत ही सामान्य है, जैसे यहां ये बना दिया ये वाला, ये सारणी बनाई। यहां पे हमने लिखा है ब्लड ग्रुप, यहां पे लिखा है इसमें पाया जाने वाला एंटीजन कौन सा है, यहां पे देखेंगे इसमें पाया जाने वाला एंटीबॉडी कौन सा है। अब इसमें ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ए प्रकार का, बी प्रकार का, ए बी प्रकार का और ओ प्रकार का। एंटीजन कौन सा पाया जाएगा, तो एंटीजन के आधार पर तो ब्लड ग्रुप का नाम हमने लिखा था, याद आया कुछ। आरबीसी पे जैसा एंटीजन देखा है वैसे ही तो ब्लड ग्रुप का नाम दिया था। एंटीजन ए था तो ब्लड ग्रुप का नाम ए दिया था, एंटीजन बी दिखाई दिया तो ब्लड ग्रुप का नाम बी दिया था। एंटीजन ए तथा बी दोनों ही दिखाई दिए थे तो एंटी ब्लड ग्रुप का नाम ए और बी दोनों दिया था। और एंटीजन बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिए थे आरबीसी पे, इसीलिए ब्लड ग्रुप का नाम दिया था ओ या 0। फिर अभी हमने याद किया कि एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी पाई जाती है, यानी कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन तो ए होगा, एंटीबॉडी कौन सी होगी तो इसका विपरीत होगा, उसको स्मॉल लेटर से लिखेंगे। ए का विपरीत बी हो गया, इसको स्मॉल लेटर से ये लिख दिया, बी का विपरीत ए हो गया तो इसको स्मॉल लेटर से ये लिख दिया। फिर हमने ये भी देखा था कि जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है इसका मतलब उसमें एंटीजन ए तथा बी दोनों ही पाए जाएंगे, तो एंटीजन दोनों होते हैं तो उसी के ब्लड में देखेंगे तो एंटीबॉडी जो है वह बिल्कुल नहीं पाई जाती, और नहीं पाई जाती तो लिख लिया हमने नील। फिर इसके बाद में देखना है कि जिसका ब्लड ग्रुप ओ है इसका मतलब उसमें एंटीजन तो बिल्कुल नहीं पाया जाता, तो एंटीबॉडी है वह दोनों ही पाई जाती है, तो यहां पे लिखेंगे ए तथा बी दोनों ही पाई जाती है। ये पॉइंट हमने लिख चुके हैं यहां से। अब एक पॉइंट याद रखेंगे, जैसे कभी भी ध्यान रखना ए एंटीजन के सामने ए एंटीबॉडी, जैसे कि मान लीजिए ब्लड डोनेट करते हैं तो उसमें ए एंटीजन के सामने ए वाली एंटीबॉडी नहीं आनी चाहिए और बी वाला जो एंटीजन है उसके सामने एंटीबॉडी जो है वो बी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो ब्लड क्लोटिंग हो जाती है। कैसे याद करना है इसको, जैसे आगे की ओर एक एग्जांपल से याद रखेंगे थोड़ा इजी रहेगा। एक बार सिर्फ लिख देते हैं कि ये जिसका एंटीजन है उसके सामने कभी भी ये एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए और ये वाला एंटीजन उसके सामने कभी भी ये एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो क्या ये इसको दूसरा तरीके से याद रख सकते हैं,
कि ये बड़ा भाई और ये छोटा भाई है, दोनों का जमीन जायदाद का विवाद हो चल रहा है, और ऐसी स्थिति में इसके सामने ये कभी भी नहीं होना चाहिए, इसके सामने ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो सब मामला गड़बड़ हो जाता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाता है और ब्लड क्लोटिंग हो जाती है। इसी टाइप में इस बी के सामने ये भी नहीं होना चाहिए, ये बड़ा भाई है ये छोटा भाई है, इन दोनों के भी कोई जमीन जायदाद का विवाद चल रहा है, तो जहां पे ये हो वहां पे ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा। अब जैसे इसका एक उदाहरण देखेंगे, उदाहरण समझना, सब पॉइंट बहुत इजी है, पूरा वीडियो देखोगे आराम से समझ में आएगा। तो जैसे मान लीजिए कि कोई बोला है कि कोई ए व्यक्ति है, सॉरी ए ब्लड ग्रुप वाला कोई व्यक्ति है, वह अगर बी ब्लड ग्रुप वाले को रक्त देना चाहे तो दे सकता है या नहीं दे सकता। तो इसमें हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तो ब्लड ग्रुप देखो यहां से समझना, यहां पे एक व्यक्ति उसका ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे का कौन सा है, बी है। अगर ये इसको रक्त देता है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो ए वाला है यह तो रक्त देने वाला है, और देने वाले को क्या कहा जाता है, दाता। और बी वाला है यह रक्त ग्रहण करने वाला है, और ग्रहण करने वाले को कहा जाता है ग्राही। तो यहाँ पे दाता जो होता है, जैसे ए है ये दाता है, तो दाता का एंटीजन वाला हिस्सा देखा जाता है, दाता का एंटीजन वाला हिस्सा ये हिस्सा देखा जाता है, और ग्राही जो भी होता है बी वाला उसका ये हिस्सा देखा जाएगा, ये का मतलब ये होगा एंटीबॉडी वाला हिस्सा देखा जाता है। अब ये कहता है कि भाई ए वाला बी को रक्त दे सकता है नहीं दे सकता, तो बहुत ही सिंपल है, दाता जो है ये ए वाला दाता है, ये बी को रक्त देना चाहता है, दाता का ये वाला हिस्सा देखा जाएगा, और बी वाला ग्राही है तो उसका ये हिस्सा देखा जाएगा। यदि ये इससे ब्लड देता है तो इसका मतलब ये इसका एंटीजन जो है वो इसके अंदर भी जाएगा, एंटीबॉडी के साथ में ये क्रिया कर लेगा। ए के सामने ए नहीं आना चाहिए, तो ये आ गया, तो इसमें क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा, और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गया तो सिंपल पॉइंट है, ये बी वाला जो है इसमें ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी, रक्त के थक्के बन जाएंगे, और वो रक्त के थक्के है वह हृदय के अंदर चला जाए, कोर्णी धमनी में चला जाए हृदय में, तो उसमें जमाव कर देते हैं, जिससे हृदय को प्रॉपर मात्रा में ब्लड नहीं मिल पाता, और हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, ऐसी समस्या आ सकती है, और व्यक्ति की कई बार डेथ भी हो सकती है अगर ज्यादा ब्लड क्लोटिंग हो गई तो। और हमारे जो ब्रेन है, इस ब्रेन में ब्लड वेसल्स बहुत बारीक बारीक पाई जाती है, अगर वहां पे जाकर ब्लड क्लोटिंग जो है वह अगर अटक जाए तो ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, लकवा पड़ सकता है, व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है, इतना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाता है, ब्लड क्लोटिंग हो जाती है। तो देखो ए वाला जो है यह दाता होता है, और दाता का कौन सा हिस्सा देखा जाता है, एंटीजन वाला। एंटीजन कौन सा है, इसमें ए ही है, एंटीजन ए है। ग्राही जो है उसका एंटीबॉडी वाला हिस्सा देखा जाता है, और इसमें एंटीबॉडी कौन सा है, ये वाला है, ये वाला। और ये दोनों आमने सामने नहीं होना चाहिए, नहीं तो ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी, मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो हम कहेंगे ए वाला बी को रक्त नहीं दे सकता। सिंपल पॉइंट है। अब सब में इसी टाइप में है, जैसे बोल लिया कि ए वाला है वह ए बी को दे सकता है नहीं दे सकता, तो मिलान कर लो, ए वाले का ये हिस्सा देखा जाएगा, ए बी वाले का ये पीछे वाला हिस्सा देखा जाएगा, और ये अगर इसको देता है तो देखो ए के सामने ए नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इसको दे सकता है, ये इसको दे सकता है। पूछ लिया कि ए वाला है वह ओ वाले को रक्त दे सकता है क्या, तो ए वाला अगर रक्त देने वाला तो ये हिस्सा देखा जाएगा, ओ वाला ग्रहण करने वाला तो ये हिस्सा देखा जाएगा, और ये एंटीजन अगर इसके एंटीबॉडी के साथ में ये इसको ब्लड देगा, इसका एंटीजन इसके एंटीबॉडी के सामने ये जो ए है इससे क्रिया कर लेगा, और क्रिया करते इसकी बॉडी में ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी, मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसका मतलब ये इसको रक्त नहीं दे सकता। तो ए वाला बी को देगा तो ये वाला होगा, तो ये भी इसको नहीं दे सकता। अब अगर ए वाला ए को देना चाहे तो एक तो ए वाला है उसका ये हिस्सा देखा जाएगा, और दूसरा जो ए वाला है उसका ये वाला हिस्सा देखा जाएगा। तो ए वाला ए को देता है तो ये दोनों एंटीजन एंटीबॉडी आमने सामने होंगे, तो इनमें कोई समस्या नहीं। देखो एंटीजन यहाँ पे ए है और एंटीबॉडी कौन सी है, बी। समस्या कब होती है, इसके सामने ये नहीं होना चाहिए, इसके सामने ये नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी हो तो वह चलेगा। अब एक और क्वेश्चन देखेंगे, जैसे बोल दिया कि बताओ ब्लड ग्रुप किसी का ए बी है, अगर वह ए को रक्त देना चाहे तो दे सकता है नहीं दे सकता। ऐसी स्थिति में देखो ए बी वाला जो है उसका तो ये वाला हिस्सा देखा जाएगा, भी रक्त देने वाला है तो देने वाले का आगे वाला हिस्सा, और ये जैसे रक्त ए वाला है तो ये वाला रक्त ग्रहण करने वाला तो ग्रहण करने का ये वाला हिस्सा देखा जाएगा। ये इसमें अगर जाता है, ये इसको ब्लड देता है, तो इसका मतलब इसका एंटीजन इसके एंटीबॉडी के साथ क्रिया कर लेगा, बी के सामने बी आ जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसका मतलब ये इसको रक्त नहीं दे सकता, ये क्रॉस आ जाएगा, तो इसका मतलब ये इसको रक्त नहीं दे सकता। कोई पूछ ले कि बताओ फिर बी वाला है वह ए बी को दे सकता है क्या, तो बी वाले का फिर ये हिस्सा देखा जाएगा, ए बी वाले का ये हिस्सा देखा जाएगा, ये इसमें अगर जाता है तो कोई समस्या नहीं, ये इसको दे सकता है, कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप रिवाइज करना, याद हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। तो ये एक तो तरीका है, ये याद करना और रखना नहीं है, इस तरीके को याद रखना है। अब इसमें कुछ पॉइंट हम याद रखेंगे। देखिए पहला पॉइंट हम ये याद रखेंगे कि समान समान ब्लड ग्रुप वाले हैं वह आपस में रक्त दे भी सकते हैं और रक्त ले भी सकते हैं। जैसे ए वाला ए से, बी वाला बी वाले से, ए बी वाला ए बी वाले से, और ओ वाला ओ वाले से।
तो यहां पे हम लिखेंगे कि समान समान रक्त समूह वाले, समान समान रक्त समूह वाले आपस में रक्त ले दे सकते हैं, आपस में रक्त ले दे सकते हैं, ले दे सकते हैं। पहला पॉइंट तो याद रखना है। दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि रक्त समूह ओ वाला जो है उसे कहा जाता है सर्वदाता रक्त समूह, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, कि सभी को रक्त दे सकता है। अब सभी को रक्त क्यों दे सकता है, यह भी कारण पूछा जाए तो देखो, सभी को रक्त इसलिए दे सकता है क्योंकि रक्त देने वाला जो होता है उसका ये वाला हिस्सा देखा जाता है, उसमें कोई एंटीजन बिल्कुल भी नहीं, और एंटीजन नहीं है तो ये कहीं भी जाओ कोई समस्या नहीं। अगर ओ वाला रक्त ओ को देगा तो सिंपल पॉइंट है कि इसका एंटीजन है, इसके एंटीबॉडी के साथ में जाएगा, तो देखो एंटीजन एंटीबॉडी कोई रिएक्शन नहीं होगा। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कब होता है, जब ए के सामने ये वाला ए आता है, बी के सामने ये वाला बी आता है, तो ही होता है। तो इसका ब्लड इसी में ओ वाला ओ को देगा तो ये आमने सामने होंगे, कोई समस्या नहीं। ओ वाला अगर ए बी वाले को देगा तो ये इसमें जाएगा, तो यहाँ पे एंटीजन नहीं, यहाँ पे एंटीबॉडी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओ वाला अगर बी को देता है तो ये ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे देखो एंटीजन है ही नहीं, तो ये आजा आजा कोई समस्या नहीं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगा। और ये वाला अगर इसको देगा तो भी देखो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगा, तो किसी को भी ब्लड दे दो कोई समस्या नहीं है। तो पूछा जाता है कि सर्वदाता तो होता है, लेकिन क्या कारण है, तो सर्वदाता जो होता है, दाता का ये हिस्सा देखा जाता है एंटीजन का, इसमें एंटीजन है ही नहीं, और एंटीजन है ही नहीं इसलिए कहीं भी जाएगा तो कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगा, आगे वाले को कोई समस्या नहीं है। तो सर्वदाता होता है, पूछा जाता है इसका कारण क्या है, वो वाला सर्वदाता इसका कारण क्या है, तो कारण में हम लिखेंगे क्योंकि इसका जो एंटीजन है वह एब्सेंट होता है, वह नहीं पाया जाता। फिर तीसरा पॉइंट लेंगे कि रक्त समूह ए बी वाला जो होता है उसे कहा जाता है सर्वग्राही, सर्वग्राही कहा जाता है, यह सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो ए बी वाला ये सभी से रक्त ले सकता है, और जो रक्त ले सकता है उसका ये वाला हिस्सा देखा जाता है एंटीबॉडी वाला, उसमें एंटीबॉडी बिल्कुल भी नहीं है, और एंटीबॉडी नहीं है इसलिए ये इसमें आएगा, तो भी देखो इसका एंटीजन इसके एंटीबॉडी में, एंटीबॉडी नहीं तो रिएक्शन कैसे करेगा, तो ये कह भाई तू भी आ जा, कोई बात नहीं, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, कोई भी आ जाओ, कोई भी छोटा भाई है ही नहीं, और छोटा भाई नहीं यानी कि मेरे में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। तो पूछा जाता है कि ए बी वाला सर्वग्राही तो होता है, लेकिन इसके सर्वग्राही होने का कारण क्या है, तो कारण में हमें याद रखना है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, या कहेंगे एंटीबॉडी जो है वह एब्सेंट होती है। लिख लिया यहां तक, ये याद किए। अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे और पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ बढ़ेंगे, और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, सुनना। इसमें सिर्फ लैंग्वेज के अनुसार काम नहीं चलता, इसमें समझना पड़ेगा, फिर आपको कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़ेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि पूछ लिया, ध्यान रखना में कि माइनस वाला जो होता है वह प्लस को रक्त दे सकता है, माइनस वाला प्लस को रक्त दे सकता है, लेकिन प्लस वाला माइनस को रक्त नहीं दे सकता। अब इसमें पॉइंट समझना, माइनस वाला प्लस को दे सकता है लेकिन प्लस वाला माइनस को नहीं दे सकता। ये लैंग्वेज के अनुसार सिर्फ काम नहीं चलता, हमें कुछ पॉइंट और भी समझने पड़ेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा याद हो सके। तो इसमें समझिए कि अब इसमें जैसे ये पूछ लिया कि बताओ ए नेगेटिव वाला है वह ए पॉजिटिव को रक्त दे सकता है, या थोड़ा सा इसमें और दूसरा पॉइंट देखेंगे ताकि हमें आगे वाला पॉइंट भी इजी लगे। जैसे यहां पे हमने देखा, ये वाला पॉइंट समझने की कोशिश करना, हाँ समझना आसान। ये जो ओ वाला है वह सर्वदाता होता है, ये बिल्कुल सही बात है। इसमें पहला क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि बताइए निम्न में से सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है, ए होता है या बी है या ए बी है या ओ है, तब तो हम कहेंगे ओ है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कभी पूछ लिया जाए कि बताइए ओ पॉजिटिव होगा या ओ नेगेटिव होगा, तो इस वाले पॉइंट को हम सही करेंगे। तो जैसे इसको ऐसे याद करना है कि यहाँ पे ओ पॉजिटिव वाला है, यहाँ अगर ओ नेगेटिव को रक्त देता है तो दे सकता है या नहीं दे सकता, तो इसमें दो टाइप से मिलान करने हैं। पहला ये मिलान करेंगे ओ वाला ओ से, तो हमने याद किया समान समान वाले ले दे सकते हैं। क्यों ले दे सकते हैं, एक ओ का ये हिस्सा देखा जाता है, दूसरा ओ का ये हिस्सा देखा जाएगा, और ये इसमें जाएगा तो कोई समस्या नहीं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगा, दे सकता है। तो ओ वाला ओ को दे सकता है, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे पॉजिटिव वाला नेगेटिव को, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव को दे सकता है क्या, तो देख लो पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं दे सकता,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, और दोनों में से एक भी क्रॉस आता तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, क्रॉस। तो O पॉजिटिव वाला है वह O नेगेटिव को रक्त नहीं दे सकता, दोनों अगर राइट आ जाए तो ही दे सकता है। अब इसका उल्टा पॉइंट लेंगे, O नेगेटिव वाला है वह O पॉजिटिव को रक्त दे सकता है या नहीं दे सकता, तो देखो O वाला तो O को समान समान वाले ले दे सकते हैं तो राइट हो जाएगा, और नेगेटिव वाला है वह पॉजिटिव को दे सकता है, देखो नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है और दोनों ही राइट आएगा तो आंसर आ जाएगा राइट। इसका मतलब यह है कि O नेगेटिव वाला है वह O पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है। और O नेगेटिव के सामने आप घर पे और भी क्वेश्चन सॉल्व करना, O नेगेटिव सामने कुछ भी लिख देना, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, कुछ भी लिखोगे तो O नेगेटिव वाला सभी को रक्त दे सकता है। तो वास्तव में सर्वदाता रक्त समूह वाला कौन हो गया है, तो वह O नेगेटिव वाला होगा। कौन सा होगा, O नेगेटिव वास्तव में सर्वदाता होता है। इसी टाइप में हम एक क्वेश्चन और भी सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन और भी सॉल्व करेंगे। वीडियो के अंत में बने रहें, क्वेश्चन यहीं से पूछेंगे और आपको सिर्फ समझना पड़ेगा। अब देखिए यहां से एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। हाँ, दूसरा पॉइंट सुनना, दूसरा पॉइंट इसे हम सॉल्व करेंगे। अगर साधारण क्वेश्चन पूछे कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, ए वाला, बी वाला, ए बी वाला है, ओ वाला, तब तो हम आंसर करेंगे ए बी वाला होता है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन पूछ लिया ए बी पॉजिटिव वाला होगा या ए बी नेगेटिव वाला होगा, तो इसको हम याद रखेंगे। इसको याद ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कि ए बी पॉजिटिव वाला है, यह अगर ए बी नेगेटिव को रक्त देना चाहे तो दे सकता है, नहीं दे सकता, तो देखिए ए बी वाला ए बी को दे सकता है, समान समान वाले ले दे सकते, तो यहाँ पे राइट आ गया। और पॉजिटिव वाला नेगेटिव को, तो देखो पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं दे सकता तो यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा। तो इन दोनों में से एक भी क्रॉस आता तो आंसर क्या आ जाएगा, क्रॉस। यानी ए बी पॉजिटिव वाला है वह ए बी नेगेटिव को रक्त नहीं दे सकता। अब इसका उल्टा कर दो, क्या ए बी नेगेटिव वाला है वह ए बी पॉजिटिव को रक्त दे सकता है क्या? अब बताओ, तो देखो ए बी वाला ए बी को यानी समान समान वाले ले दे सकते हैं, और नेगेटिव वाला है वह पॉजिटिव को, तो देख लो नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है, तो ये इसको दे सकता है, और दोनों ही राइट आए तो आंसर आ जाएगा राइट। तो इसका मतलब ब्लड ग्रहण करने में उस्ताद कौन होता है, तो वह होता है ए बी पॉजिटिव, यह ग्रहण करने में उस्ताद होता है। और घर पे जाके एक और काम करना, ए बी पॉजिटिव के आगे कुछ भी लिखना, यहाँ पे ए बी पॉजिटिव लिखना, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, कुछ भी लिखना, तो ये ए बी पॉजिटिव है, सभी से रक्त ले सकता है इसमें, इसलिए इसे कहा जाता है सर्वग्राही। तो सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है, ए बी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो आंसर क्या देना है, यह होता है ए बी पॉजिटिव। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना है, और क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा यहां से। अब ये हो गया, यहां तक बिंदु हो गया, अब ये सारे पॉइंट हो गए। अब एक क्वेश्चन आप सॉल्व करो, आपके लिए आधे मिनट का टाइम है। कोई अगर पूछ ले कि बताओ बी पॉजिटिव वाला है वह ए बी नेगेटिव को रक्त दे सकता है या नहीं दे सकता, जल्दी से इसमें सही करके बताओ। हाँ, पॉज करके इसमें कर सकते हैं, उसके बाद मैं बताता हूं आपको। हाँ, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है। पहले ये वाला देख लेंगे कि बी वाला ए बी वाले को दे सकता है क्या, तो ये बी वाला है जो रक्त देता है उसका ये हिस्सा देखा जाता है, ए बी वाला रक्त ग्रहण करता है उसका ये वाला हिस्सा देखा जाता है। ये अगर इसमें आएगा तो देखो ये एंटीजन है, इस एंटीबॉडी है नहीं, तो यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगा, तो ये इसको दे सकता है, कोई समस्या नहीं होगी। तो बी वाला तो ए बी को दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला नेगेटिव को दे सकता है क्या, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं दे सकता। तो पॉजिटिव वाला अगर नेगेटिव को नहीं देगा तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। और यहाँ पे अगर क्रॉस आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब टोटल आंसर क्या होगा, क्रॉस। तो बी पॉजिटिव वाला है वह ए बी नेगेटिव को रक्त नहीं दे सकता। फिर थोड़ा सा एक और क्वेश्चन सोल्व करो इसमें, जैसे पूछ लिया कोई ए नेगेटिव वाला है वह ए बी नेगेटिव को रक्त दे सकता है क्या, तो देखो ए वाला अगर ए बी को देता है तो ये ए वाला है ए बी को देता है, ए वाले का ये हिस्सा देखा जाएगा, ए बी वाले का ये हिस्सा देखा जाएगा, ये इसमें आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये इसको ए वाला तो ए बी वाले को दे सकता है, और माइनस वाला है वह माइनस को दे सकता है क्या, तो देखो समान समान वाले रक्त ले दे सकते, तो माइनस वाला माइनस को दे सकता है, प्लस वाला प्लस को दे सकता है, तो उसमें भी राइट आएगा, लेकिन ऊपर से इसमें मिलान करना है, तो ये राइट हो, दोनों राइट आता तो आंसर क्या आएगा, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि ये इसको दे सकता है। और भी पुराने क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करना। तो ये जो हो गया रक्त समूह वाला पॉइंट है जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, यहां तक तो ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। और ये प्रैक्टिस का काम है मित्रों, ध्यान रखना, प्रैक्टिस करना इसमें, नहीं तो याद नहीं होगा। दूसरा थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, और अभी हमने पॉजिटिव और नेगेटिव देखा है, तो ये होता क्या है ये भी समझेंगे। तो देखिए ये आरबीसी हम देखते हैं, ये आरबीसी, और इस आरबीसी पे देखते हैं तो हमें यहाँ पे जैसे ए एंटीजन चिपका हुआ दिखाई दिया,
तो हमने ब्लड ग्रुप का नाम क्या दिया था, तो ब्लड ग्रुप का नाम दिया था कि हमें ए एंटीजन दिखाई दिया, इसलिए ब्लड ग्रुप ए दे दिया। अब एक और पॉइंट देखेंगे कि यहाँ पे अगर छोटे छोटे कण और भी दिखाई देवे, ये छोटे छोटे कण, तो फिर इसे बोला जाता है ए पॉजिटिव। क्या बोला जाता है? ए पॉजिटिव। और अगर ये छोटे छोटे कण नहीं दिखाई देवे तो इसे कहा जाता है ए नेगेटिव। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कण दिखाई दिए तो पॉजिटिव और नहीं दिखाई दिए तो नेगेटिव। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक आरबीसी देखी, उस आरबीसी पे यहाँ पे ए एंटीजन भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बी एंटीजन भी दिखाई दे रहा है और छोटे छोटे कण और भी दिखाई दे रहे हैं, तो बताओ इसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? जल्दी से आंसर दो। हाँ, इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी पॉजिटिव, क्योंकि कण दिखाई दिए तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए बी पॉजिटिव। और अगर ये कण नहीं दिखाई देवे तो फिर हो जाता है ए बी नेगेटिव। यहां तक हम पहुंच गए। अब देखेंगे ये जो कण जो है, इन कणों के बारे में कुछ जानकारी देखेंगे। और ये जो कण होते हैं, इन कणों को कहा जाता है RH कारक। क्या बोला जाता है इनको? RH कारक कहा जाता है। और सीधा सा ध्यान रखना कि जिस रक्त की आरबीसी पर RH कारक पाया जाता है उसे पॉजिटिव कहा जाता है, और RH कारक नहीं पाया जाता उसे नेगेटिव कहा जाता है। और RH कारक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है रिसस कारक। क्यों इसका नाम रिसस कारक रखा? क्योंकि RH कारक की इनकी जो खोज है वह रिसस मकेक नामक बंदर की प्रजाति में की गई। किताब में शब्दावली मिलेगी रिसस मकाका, लेकिन सही शब्द होता है रिसस मकेक नामक बंदर की प्रजाति में की गई। हमारे यहाँ देसी भाषा में कह सकते हैं जो लाल मुंह वाले बंदर होते हैं उसी टाइप के दिखाई देते हैं ये वाले भी। तो ये वाला पॉइंट तो हमने याद किया। और RH कारक में हमने अभी देखा कि किसी का ब्लड पॉजिटिव है तो क्यों होता है, किसी का नेगेटिव है तो इसमें क्यों है नेगेटिव, किस कारण से नेगेटिव कहा जाता है। RH कारक के बारे में थोड़ी सी सूचना, और इसमें हमने देखा कौन किसको ब्लड ले सकता है, कौन किससे ब्लड दे सकता है। एक बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा कि एक व्यक्ति है, उसका ब्लड ग्रुप चेक करने के, एक व्यक्ति है उसका एक्सीडेंट हो गया है और ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए हमारे पास में समय नहीं है, तो हम इसको कौन सा ब्लड दे सकते हैं? तो सिंपल पॉइंट है, कौन सा ब्लड दे सकते हैं? कोई सर्वदाता रक्त समूह ओ नेगेटिव वाला तो ओ नेगेटिव दे दो, किसी की कोई समस्या नहीं होगी। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि एक व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, कौन सा है? ए बी पॉजिटिव, इसका मतलब सर्वग्राही हो गया। तो इसको निम्न में से कौन सा रक्त दिया जा सकता है? आ में दीजिए पिता का ओ पॉजिटिव दिया जा सकता है, ब में दीजिए माता का उसको ए नेगेटिव दिया जा सकता है। फिर इसमें और अलग अलग मतलब टाइप में लिख दिया गया, उसमें इस टाइप का कोई भी, तो उसमें ए बी पॉजिटिव वाला अगर है तो इसका मतलब ये है कि उसको कोई भी ब्लड दिया जा सकता है, किसी भी टाइप का ब्लड दिया जा सकता है, कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि यह होता है सर्वग्राही। सर्वग्राही सभी से ब्लड ग्रुप, सभी ब्लड ग्रुप का ब्लड ग्रहण कर सकता है। तो ये वाला पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब देखिए जो डॉट डॉट देखे थे, उन डॉट डॉट को बोला जाता है RH कारक। क्या बोला जाता है मित्रों? जो डॉट डॉट अभी हमने देखा था उसे कहा जाता है RH कारक। और हमें इसमें देखना है, एक तो पूछा जा सकता है कि RH कारक का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है रिसस कारक। क्या होता है? रिसस, इसको रिसस लिख लेंगे। RH कारक का फुल फॉर्म होता है, अंग्रेजी में यूं, हिंदी में लिखेंगे रिसस, रिसस कारक, और इसी को कहा जाता है रिसस फैक्टर। अब इसका नाम रिसस कारक क्यों दिया गया? क्योंकि इसकी जो खोज है, ये जो अभी हमने देखा है RH कारक जो आरबीसी पे छोटे छोटे डॉट दिखाई देते हैं, इसकी जो खोज है वह रिसस मकेक नामक बंदर की प्रजाति में की गई थी। रिसस मकेक नामक बंदर की प्रजाति में, बंदर की प्रजाति में की गई थी, इसलिए इसका नाम रखा था RH कारक। तीसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि जिस रक्त की आरबीसी पर, गौर से सुनना, जिस रक्त की आरबीसी पर ये RH कारक पाए जाते हैं उसे तो कहा जाता है पॉजिटिव ब्लड। अब पॉजिटिव ब्लड कौन कौन से तो हमें पता है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव तथा ओ पॉजिटिव। फिर इसके बाद में हमें याद रखना है कि जिस रक्त की आरबीसी पर ये RH कारक के नहीं पाए जाते, बिल्कुल भी RH कारक नहीं दिखाई दिए, उसे कहा जाता है, उस पूरे ब्लड को बोल दिया जाता है नेगेटिव ब्लड। जैसे कि ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। इतना याद किया। फिर हम एक पॉइंट और याद रखेंगे, अगर विश्व की बात करें, अगर विश्व की बात करें, ये वैसे बिल्कुल परफेक्ट आंकड़ा नहीं, लेकिन याद रख सकते हैं, विश्व में लगभग 85% लोग हैं वह पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं। जबकि अगर बात करें भारत की तो इसमें 93% लोग हैं वह पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं। तो पॉजिटिव वाला हमने लिख दिया, तो नेगेटिव वालों की लिखने की जरूरत नहीं है। और जितने पॉजिटिव है इससे हमें फायदा ही है,
फायदा ये है कि जितने पॉजिटिव है उसमें मेल और फीमेल जो है पॉजिटिव पॉजिटिव मिलने की संभावना रहेगी और उनका जो बच्चा होगा उनमें इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस की प्रॉब्लम नहीं होगी पॉजिटिव पॉजिटिव में। अगर मान लीजिए कि विश्व के 50% लोग पॉजिटिव वाले होते, 50% नेगेटिव वाले होते, तो इसमें मेल फीमेल जो है, अगर मेल का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और फीमेल का नेगेटिव है तो उसके बच्चों जो दूसरा तीसरा चौथा बच्चा होता है उसमें इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस की प्रॉब्लम हो सकती है। और ये होता क्या है, कैसे होता है, ये हम इसमें समझेंगे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु। अभी हमने ये देखा है कि विश्व में 85% लोग पॉजिटिव वाले हैं यानी नेगेटिव वाले हो जाते हैं 15%। इसी टाइम में भारत में लगभग 93% लोग पॉजिटिव वाले हैं, इसका मतलब नेगेटिव वाले हो जाते हैं 7%। तो इसी को थोड़ा सा आगे की ओर लेकर बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखना सुनना, इसमें एक जैसे कि मान लीजिए कोई मेल है या पुरुष है, इस पुरुष का ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव, कौन सा है पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव हो जाए, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और या फिर ओ पॉजिटिव। इसका अगर विवाह, गौर से सुनना, इसका अगर विवाह किसी ऐसी फीमेल के साथ में हो जाए या कैसी ऐसी महिला के साथ में हो जाए जिसका ब्लड ग्रुप है नेगेटिव, महिला का ब्लड ग्रुप क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव में कोई भी नेगेटिव हो जाए, जैसे नेगेटिव में ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, ए बी नेगेटिव है और ओ नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब इसमें होता है आरएच कारक नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब हो जाता है आरएच कारक में पॉजिटिव हो, यानी ये आरएच पॉजिटिव है और ये आरएच नेगेटिव है, ये भी कह सकते हैं। तो पॉइंट सुनना, कोई पुरुष है वह आरएच पॉजिटिव हो और महिला है वह आरएच नेगेटिव हो, ऐसी स्थिति में उनका प्रथम बच्चा जो है, पहला बच्चा जो होता है वह तो सुरक्षित जन्म ले लेता है, वह तो बिल्कुल सुरक्षित जन्म ले लेता है, लेकिन दूसरा तीसरा जो भी वो बच्चा रहेगा उसकी गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है, गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। और ये दूसरा तीसरा चौथा जो भी बच्चा है उसकी जो गर्भ में ही मृत्यु हो गई है, यह बच्चों में होता है रोग, और बच्चों में होने वाले इस रोग को बोला जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इस इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस का मतलब क्या होता है ये भी एक बार देखेंगे। देखिए यहां से शब्द है इरिथ्रो, शब्दावली समझना, ये शब्द इरिथ्रो, और इरिथ्रो शब्द कहीं भी आता है तो इसका मतलब होता है लाल। और रक्त कणिकाओं में बात करेंगे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स की, तो इसमें आरबीसी जो है वह लाल रंग की होती है, तो आरबीसी होती है वह लाल रंग की। ब्लास्टोसिस का मतलब होता है ब्लास्ट हो जाना, और ब्लास्ट हो जाना का मतलब होता है टूट जाना, और फिटेलिस का मतलब होता है फ्यूटस, और फ्यूटस का मतलब होता है गर्भस्थ शिशु, यानी गर्भ में पल रहा शिशु होता है। अब एक पॉइंट सुनना यहां से, ये जो दूसरा तीसरा बच्चा है इसके गर्भ में ही मृत्यु क्यों हो गई है, क्योंकि गर्भस्थ शिशु जो होता है उसकी आरबीसी है वह इसके माता के जब गर्भ में वो होता है तभी वह टूट जाती है, और आरबीसी अगर टूट गई तो सिंपल पॉइंट है ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा उसकी बॉडी में, और ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा तो कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कोशिकाएं मरने लगेगी, और कोशिकाएं अगर मरने लगेगी तो हमारा शरीर, बच्चे का शरीर है वह कोशिकाओं से निर्मित होता है, तो वो बच्चा है उसकी भी डेथ हो जाती है गर्भ में ही। तो यहां से ये वाली होती है। अब देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें स्थिति क्या है या ये रोग वास्तव में होता क्यों है, उसके बारे में एक और पॉइंट देखेंगे। अगर कोई पुरुष है जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और महिला उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो पहला बच्चा है वह सामान्यतः संभावना यह रहती है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा कि मेंडल ने एक लंबा पादप लिया, एक बोना पादप लिया और दोनों का क्रॉस करवाया, तो पहली पीढ़ी में सामान्यतया जो सभी प्लांट है वह लंबे ही दिखाई दिए, क्योंकि लंबाई से संबंधित गुण था या लंबाई संबंधित जो कारक था वह डोमिनेंट था यानी प्रभावी था। तो उसी टाइप में यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव में से पॉजिटिव प्रभावी है, तो पहला बच्चा वह पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला होता है। अब जब पहला बच्चा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला होता है तो यह मतलब पूरा परिपक्व होके, और जब इसका जन्म होता है तो जन्म होते समय इसकी जो आरबीसी है वह एम्बिलिकल कॉर्ड से होती हुई, प्लेसेंटा से होती हुई इस माता की बॉडी में या महिला के बॉडी में चली जाती है, और जैसे इसकी आरबीसी इस महिला की बॉडी में गई है तो महिला की बॉडी यह इंडिकेट करती है कि यह तो कोई एंटीजन आ गया। अब एक और पॉइंट सुनना, अभी हम जो एंटीजन एंटीबॉडी देखेंगे वह एक अलग एंटीजन एंटीबॉडी है, वह रोग से संबंधित एंटीजन एंटीबॉडी है, और पहले हमने इसमें जो ब्लड ग्रुप देखा था उसमें जो एंटीजन एंटीबॉडी नाम जो सुना था वह जो है वह रक्त में हमारे रेगुलर पाई जाने वाली एंटीजन एंटीबॉडी रहती है। अब इसमें देखो एक शब्द एंटीजन और एक शब्द होता है एंटीबॉडी, इन दोनों के बारे में समझना उसके बाद में याद करना। देखो अब इसके बारे में रोग से संबंधित एंटीजन एंटीबॉडी देखते हैं, तो
तो हम कहेंगे बाहर से कोई भी बैक्टीरिया वायरस जो है वह बॉडी के अंदर इंजेक्ट हुआ है, बॉडी में प्रवेश हुआ है, तो उसे तो कहा जाता है एंटीजन। क्या बोलेंगे? एंटीजन। और जब एंटीजन बॉडी के अंदर जाएगा तो हमारी बॉडी या किसी की भी बॉडी है वह इसको एंटीजन को कंट्रोल करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए छोटी छोटी कणिकाओं का निर्माण करती है, और ये जो छोटी छोटी कणिकाएं होती हैं इनको बोला जाता है एंटीबॉडी। अब पॉइंट और सुनेंगे तो समझ में आएगा कि जब इस पहले बच्चे का जन्म होता है तो इस पहले बच्चे से कुछ आरबीसी जो है वह एम्बिलिकल कोर्ड से होती हुई, प्लेसेंटा से होते हुए इस महिला के बॉडी में चली जाती है, और ये बिल्कुल पदार्थ अलग होता है। ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, इसका नेगेटिव है। इसलिए महिला की बॉडी यह इंडिकेट करती है कि ये तो कोई एंटीजन आ गया है, कोई बाह्य पदार्थ आ गया है। कौन आ गया है? एंटीजन। और ऐसे स्थिति में महिला की जो बॉडी है वह तुरंत ही निर्माण करने लगती है उसके खिलाफ एंटीबॉडी का। लेकिन ये पहला बच्चा तो जन्म ले चुका है इसलिए ये तो सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन दूसरा बच्चा की अगर बात करें तो वापस दूसरा बच्चा होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव में से पॉजिटिव प्रभावी होता है, इसलिए दूसरा बच्चा है वह सामान्यतः पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला होता है। और जैसे दूसरा बच्चा है वह पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला है, उसी समय ये बच्चा लगभग 3 महीने के आसपास का होता है, तो इस महिला की बॉडी में जो ये एंटीबॉडी बन चुकी है, ये एंटीबॉडी सीधे अटैक करती है इस बच्चे के आरबीसी पे, और इस बच्चे की आरबीसी जो है वह टूट जाती है। ये जो गर्भ शिशु इसकी आरबीसी जो है वह टूट जाती है, इसलिए इस रोग को कहा जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। और इसमें एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस प्रॉब्लम में किसके होती है? पूछते जाए महिला में होती है, बच्चे में होती है, उसके गर्भ में बच्चा या भ्रूण है उसमें होती है, तो ध्यान रखना बच्चे में होती है। और कौन से बच्चे में होती है? तो दूसरे नंबर वाले के हो सकता है, तीसरे वाले के हो सकता है, चौथे वाले के हो सकता है। पहले वाले बच्चे में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस की प्रॉब्लम नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि पहला बच्चा है वह उस समय तक जन्म ले चुका है, उसके जन्म लेने के बाद ही, यानी जन्म लेने के टाइम जब वह जन्म लेता है उसी समय यहाँ की जो आरबीसी है यहां तक जाती, इससे पहले तो नहीं जाती, इसलिए ये बच्चा सुरक्षित रह जाता है। और दूसरा, तीसरा, चौथे बच्चे में समस्या रहती है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस की प्रॉब्लम किस बच्चे को नहीं होती है? पहले वाले को, दूसरे वाले को, तीसरे वाले को या चौथे वाले का आंसर रखना। पहले वाले को कभी भी नहीं होगी, दूसरे, तीसरे, चौथे वाले को होगी। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस की प्रॉब्लम कब होती है? जब इनकी तुलना की जाए, पुरुष का ब्लड ग्रुप कौन सा और महिला का कौन सा, तो पुरुष का पॉजिटिव होगा और महिला का नेगेटिव होगा, तो ही ये समस्या बच्चे में होगी। दूसरे तीसरे बच्चे में नहीं, तो ये समस्या कभी भी नहीं होगी। जैसे मान लो महिला का पॉजिटिव हो जाए, पुरुष का नेगेटिव हो जाए तो समस्या नहीं होगी, दोनों का पॉजिटिव है तो भी नहीं होगी, दोनों का नेगेटिव है तो भी नहीं होगी। फिर तीसरा पॉइंट है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस की समस्या तब होती है जब इन दोनों का संबंध स्थापित किया जाए। तो याद रखना, माता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो, ये वाला, और बच्चे का क्या हो? पॉजिटिव हो, दूसरे तीसरे बच्चे का पॉजिटिव हो, तो ये बच्चे में प्रॉब्लम रहती है। अगर किसी कारण इसका भी नेगेटिव और कोई अक्सर नेगेटिव वाला बच्चा भी अगर जन्म लेवे तो इस बच्चे की कोई समस्या नहीं होगी। तो ध्यान रखना, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस की समस्या सामान्यतः कब होती है? जब इनकी तुलना करें तो माता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और बच्चे या भ्रूण का ब्लड ग्रुप क्या है? पॉजिटिव। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको इसी टाइप में याद रखने हैं, जो पूछे गए उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये हो गए इसमें इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस की प्रॉब्लम, और बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण है। 3 स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना इसमें रहेगी। अब इस इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस की प्रॉब्लम से निपटारा करना है तो वैज्ञानिकों ने इसके लिए टीका भी बनाया है। पूछा जाए कि बताइए इसके टीके का नाम क्या है, तो इसका टीका या इसका जो वैक्सीन बनाया गया उसका नाम है रहोगम। क्या नाम है मित्रों? रहोगम। हिंदी में ऐसे रहोगम लिख सकते हैं। वो जो रहोगम होता है इसी को कहा जाता है एंटी डी वैक्सीन। क्या बोला जाता है? एंटी डी वैक्सीन कहा जाता है। और ये पूछा जाता है कि एंटी डी वैक्सीन कब लगाया जाता है? तो एक तो हम कह सकते हैं कि यह गर्भ धारण के 3rd मंथ में लगाया जा सकता है, गर्भ धारण के 3rd मंथ में लगाया जा सकता है। और दूसरी डोज जो है वह प्रसव के 24 घंटे तक, यानी बच्चे का जन्म हुआ है उसके 24 घंटे तक लगाया जा सकता है। और ये जो टीका है रहोगम या एंटी डी वैक्सीन, ये करता क्या है? तो ये महिला की बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण होने ही नहीं देता, और एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होगा तो एंटीबॉडी दूसरे बच्चे पे अटैक नहीं कर पाएगी, इसलिए यह दूसरा बच्चा भी जीवित रह जाएगा। अगर मान लीजिए तीसरा बच्चा भी पैदा करना है तो दूसरे बच्चे में भी सेम स्थिति रहती है। जब गर्भ धारण का 3rd मंथ होता है और इसका जन्म होता है उस टाइम 2 डोज लगानी पड़ती है, तो तीसरा बच्चा वह भी सुरक्षित रहेगा। और इसमें ध्यान रखना, पॉजिटिव वाले बच्चे प्रभावित होते हैं और दूसरे तीसरे वाले ये प्रभावित होते हैं। यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव बच्चा, संभावना बहुत कम है, लेकिन हो जाए तो नेगेटिव वाला बच्चा प्रभावित नहीं होता है। ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, वीडियो को पूरा देखना इसमें। अब इसमें देखो कुछ क्वेश्चन आंसर है वह सॉल्व करते हैं।
रक्त समूह ए किस समूह का रक्त ग्रहण कर सकता है? तो देखो किसका ग्रहण कर सकता है, ग्रहण क्या पूछा है, तो देखो यह रक्त समूह का अगर ग्रहण करेगा तो देखो ग्राही जो होता है, देखो आगे वाला पॉइंट, ग्राही अगर ये है, ये ग्रहण करना चाहता है तो ग्राही का ये वाला हिस्सा देखा जाता है, ये वाला। अब सिंपल पॉइंट है, देखो बी वाला अगर ए वाला इसको देगा तो कोई समस्या नहीं, तो ए वाला दे सकता है, बी वाला देगा इसमें तो ये आमने सामने हो जाएंगे तो बी वाला नहीं दे सकता, ए बी वाला देगा तो ये आमने सामने हो जाएंगे तो ये नहीं दे सकता, ओ वाला अगर देगा तो ये आमने सामने होंगे तो ये दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक तो ए वाला दे सकता है और एक ओ वाला दे सकता है, बहुत ही सिंपल है, इसी सारणी से याद रखना है। तो यहाँ पे ए वाला दे सकता है, ओ वाला दे सकता है, दूसरा आंसर सही रहेगा। फिर थोड़ा सा आगे की ओर चर्चा करेंगे, किस युग्म के कारण इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलिस उत्पन्न होगा? तो देखो नर और मादा यानी मेल और फीमेल की तुलना की है, तो नर जो है वह पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला और मादा जो है वह नेगेटिव वाली होती है, तो ही यह समस्या होती है, अन्यथा नहीं होती। तो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे, एबीओ रक्त समूह मुख्यतः निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? तो सिंपल पॉइंट है, हमने देखा था शुरुआत में, आरबीसी जो होती है उस आरबीसी के ऊपर चिपके हुए जो एंटीजन होते हैं उसी पे निर्भर करते हैं। तो लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर उपस्थित एंटीजन, ये देखो एंटीजन, ये लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर उपस्थित एंटीजन इस पे होता है, तो ये वाला जो है, ये वाला तीसरा वाला पॉइंट इसमें सही रहेगा। फिर देखते हैं, रक्त समूह खालिस्तान तथा रक्त समूह खालिस्तान वाले व्यक्ति को क्रमशः सार्वत्रिक ग्राही और सार्वत्रिक दाता, ग्राही सबसे ज्यादा ग्रहण कौन कर सकता है सभी का ब्लड? तो ए बी पॉजिटिव, और सार्वत्रिक दाता किसे कहा जाता है? नेगेटिव वाला। तो ये वाला सही रहेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा वाला सही रहेगा, याद रखना है आपको। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं, रुधिर समूह के प्रतिजन एंटीजन पाए जाते हैं, रुधिर समूह यानी रक्त समूह के एंटीजन कहां पे पाए जाते हैं? तो भाई आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका तीसरा वाला पॉइंट सही रहेगा। रक्त प्लाज्मा का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। इसका नेचर कैसा होता है? ध्यान रखना, यह एक प्रकार का दुर्बल सार होता है। रक्त कैसा होता है? दुर्बल सार। यह क्वेश्चन पूछा गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, हृदय की धड़कन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? यानी हृदय की हार्टबीट जो होती है उसको कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें देखो, ये जो है हमारा जो हार्ट है, ये यहाँ पे, ये इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया, यहाँ पे पाया जाता है एक संरचना जिसे कहा जाता है एसए नोड। तो एसए नोड का ही अन्य नाम होता है पेस मेकर। क्या होता है? पेस मेकर कहा जाता है। यहाँ पे एक और संरचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है एवी नोड। फिर इसके अंदर और संरचना पाई जाती है जिसे एवी बंडल भी कहा जाता है। फिर एवी बंडल से संरचना निकलती है, उसे पुरकेंजी फाइबर भी कहा जाता है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो रहता है, इंपल्स का जनरेशन, तरंगों की उत्पत्ति इस ऐसे नोड से होती है, फिर ये तरंगे एवी नोड से पहुंचती है, यहां से यह एवी बंडल और पुरकेंजी की फाइबर तक पहुंचती है, और हृदय है वह अपना काम करता है। तो यहां पे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, ये क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन इससे पूछा गया, देख लेते वापस पॉइंट। हाँ कोई बात नहीं, सीधा सा पॉइंट है, वापस क्वेश्चन बता देवे कि हृदय जो होती है, हृदय का धड़कन का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो वह एसए नोड के द्वारा किया जाता है या पेस मेकर द्वारा किया जाता है। वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके देख लीजिए, उसमें आएगा एसए नोड या पेस मेकर द्वारा किया जाता है, क्योंकि इंपल्स का जनरेशन वहीं से होता है, तरंगों की उत्पत्ति वहीं से होती है। अगर वहां से इंपल्स से तरंगों की उत्पत्ति फास्ट होती है तो हृदय भी फास्ट काम करेगा, और वहां से इंपल्स का जनरेशन स्लो होता है तो हृदय भी स्लो काम करेगा। और आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छी तरह से एग्जाम में जाइए और ये वीडियो जरूर देखे जाइए, और ऐसे मैं आपको 10-12 वीडियो बना के दूंगा, उसमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।